चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? वैसे तो नक्श को पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, लेकिन चित्रा के ऑर्डर को नक्श भला कैसे इग्नोर कर सकता था। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। नक्श, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा अनिका का हॉस्पिटल में एक चेकअप करवाया था? उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। अच्छा। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम दोनों के बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे तुम एक सच सच बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है या तुम्हारे खानदान में किसी के बॉडी में कुछ हो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी? लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो पता होता ना, और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी, लेकिन चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को लेकर हॉस्पिटल जाओ और उनकी चेकअप कराओ। फुल बॉडी की करवाना। जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। क्या है ना, ऐसे सारे मामले में ना ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। चित्रा के बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस बारे में नक्श के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। नहीं, जब उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके चेकअप की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं नहीं चाहता कि खामखा आप भी अपने पैसे यूं बेफजूली वेस्ट करें। और आप ही सोचिए ना, मेरे माँ बाप का इस उम्र में अस्पताल जाना कहाँ की समझदारी है। ओह, तुम ज्यादा होशियार मत बनो। जितना कहा गया है उतना ही करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि उनको हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उनके किस्मत की बात है, समझे? और वैसे भी उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे मुझे भी एक काम है, अनिका आएगी तो हमें एक गैदरिंग के लिए जाना है। अच्छे से तैयार हो जाना। वहां मुझे किसी से कोई एक बात भी नहीं सुननी पड़े। हाँ, जहां होशियारी दिखानी चाहिए वहां तो दिखाता नहीं है। पढ़ा आया मुझे सिखाने। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था, और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की जरूरत पड़ी। चित्रा तो वहां से चली गई थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। भला अब इसमें गलती नक्श की कैसे हुई? लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी।
नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिताजी की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी थी, जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा, और वहां जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस्ड होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी, ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधे होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। और आज नक्श के क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी भी यही होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।